वेलकम बैक बच्चों। MT15 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लेट अ वायर बी सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग एंड स्ट्रेस्ड बाय अ वेट W attached to its free end. The longitudinal stress at any point of cross sectional area A is। देखो बच्चों, ये बोल रहा है कि किसी भी रिजिड सपोर्ट से एक वायर है और वेट W इसके फ्री एंड से अटैच्ड है, तो इसमें टेंशन कितना आएगा? W के इक्विवेलेंट। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका दे रखा है A। तो बेटा टेंसाइल स्ट्रेस उसने पूछा है या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है? स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब को फोर्स कौन सा बेटा? जिसकी वजह से उसमें स्ट्रेन आ रहा है। तो स्ट्रेन किसकी वजह से आ रहा है? W की वजह से। तो W बाई A। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 2, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम फॉलोइंग सर्किट। देखो बेटा बहुत इजी है। ये कैपेसिटर 3 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड दोनों ही पैरेलल में दे रखे हैं। पैरेलल में ऐड कर देते हैं। 3 और 3 कितना हुआ? 6 और 6 और 3 ये किस में आ गए बेटा? सीरीज में। ये 3 माइक्रोफैरड और ये इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आया? 6 माइक्रोफैरड। तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 बाय प्लस 6, तो ये कितना आया? 2 माइक्रोफैरड। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अ फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड। बेटा पहले वो साउथवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, फिर सडनली ईस्टवर्ड की तरफ मूव करता है सेम स्पीड से। ठीक है, द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द प्लेयर व्हाइल टर्निंग। डायरेक्शन पूछिए। सपोज मैं ऐसे बोलूं, ये वेस्ट, ये ईस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। पहले उसने बोला है कि साउथवर्ड की तरफ, मान लिया v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में चल रहा है माइनस जे कैप में। ठीक है, उसके बाद में जस्ट उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की है, तो डायरेक्शन हो गई ईस्टवर्ड। ईस्टवर्ड मींस वी आई कैप। इट मींस फाइनल वेलोसिटी वी आई कैप हो गई और इनिशियल वेलोसिटी माइनस वी जे कैप है। तो बेटा एक्सेलरेशन क्या होता है? A इज इक्वल टू वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। वी नो दैट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बेटा चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है। चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन देखते हैं तो वी फाइनल कौन सा है? वी आई कैप माइनस माइनस ऑफ वी जे कैप डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इट मींस इसे जब आगे सॉल्व करें तो बेटा वी आई कैप प्लस वी जे कैप डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। बेटा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आई कैप प्लस जे कैप में है और जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है तो उसी डायरेक्शन में क्या होगा? फोर्स। अब बेटा आई कैप कौन सा? ईस्ट। जे कैप कौन सा? नॉर्थ। तो इन दोनों के बीच मतलब नॉर्थ ईस्ट। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से E डॉट डी एस, इंटीग्रेशन E डॉट डी एस इज इक्वल टू 0 ओवर द सरफेस। देखते ही हमें पहचान में आ गया कि किसी भी सरफेस से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जितनी एंटर कर रही होंगी उतनी ही बेटा बाहर निकल रही होंगी। पहले ऑप्शन में दे रखा है नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस हैविंग इट। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज कांस्टेंट। ये नहीं हो सकता। ऑल द चार्जेस मस्ट नेसेसरी बी इनसाइड द सरफेस। बाहर भीतर कहीं भी हो सकते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरी यूनिफॉर्म। ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? फर्स्ट, क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस एंटर करेंगी किसी भी क्लोज सरफेस में उतनी अगर बाहर निकल जाएं, जितनी एंटर करें उतनी अगर
बाहर निकल जाए तो फ्लक्स कितना होगा बेटा, 0। और E डॉट डी एस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेक्स्ट देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन द स्ट्रेस by 2 centimeter is u. The spring is stressed by 8 centimeter. Potential energy stored in it. देखो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला U कितना होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, सारी वैल्यू कांस्टेंट है, एक ही स्प्रिंग है, तो U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। अब 2 सेंटीमीटर पहले स्ट्रेच किया, उसके बाद में 8 सेंटीमीटर किया, इट मींस 4 टाइम कर दिया, और जब 4 टाइम्स किया तो बेटा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द गैल्वेनोमीटर G does not show any reflection in the circuit shown, the value of R is given। देखो बेटा, ये कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर में कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, मतलब IG की वैल्यू कितनी होगी, 0। और IG बेटा करंट तभी फ्लो होती है जब पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो, इसका मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल सेम है। तो यहाँ 2 वोल्ट लूं तो बेटा इधर कितना होगा, 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 2 वोल्ट, तो यहाँ का भी 2 वोल्ट होना चाहिए, क्योंकि 2 वोल्ट और 2 वोल्ट का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0, तभी इसमें करंट नहीं आएगी। ये अगर 0 तो ये कितना होगा, 10 वोल्ट। अब 10 वोल्ट इसका, 2 वोल्ट इसका, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 8 वोल्ट। तो बेटा इसमें करंट कितनी होगी, इसमें करंट होगी I1, इसमें करंट कितनी होगी, I1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 400, और जितनी करंट इसमें जाएगी उतनी करंट पूरी की पूरी इसमें चली जाएगी, क्योंकि इधर तो करंट जानी नहीं है। और इसमें करंट कितनी होगी बेटा, इज इक्वल टू 2, पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 2 वोल्ट डिवाइडेड बाई R। तो यहां से अपन सॉल्व करें तो ये कितना, 8 डिवाइडेड बाई 400 इज इक्वल टू 2 बाई R। तो R की वैल्यू अगर सॉल्व करें तो कितना आएगा, 100 ओम। तो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ 12 वोल्ट 60 watt lamp is connected to the secondary step down transformer whose primary is connected to AC of mains 220 वोल्ट। बेटा VP प्राइमरी में वोल्टेज जो दे रखा है वो 220 वोल्टेज है, और सेकेंडरी में जो है वो 12 वोल्ट, मतलब हमें 12 वोल्ट चाहिए, और 60 वॉट का ये लैंप है। इट मींस ये सेकेंडरी की कंडीशन दे रखी है और ये प्राइमरी की। पूछा क्या है, व्हाट इज द करंट इन द प्राइमरी वाइंडिंग्स। देखो बेटा, प्राइमरी कॉइल में करंट कितनी होगी, आपको पता है ट्रांसफॉर्मर के कॉन्सेप्ट से कि उसने कहा है आइडियल ट्रांसफॉर्मर, कैसा है, आइडियल, मतलब 100% एफिशिएंसी मान रहे हैं इसकी। तो एफिशिएंसी क्या होती है, नीटा इज इक्वल टू VS सेकेंडरी का वोल्टेज इनटू सेकेंडरी की करंट डिवाइडेड बाई प्राइमरी का वोल्टेज इनटू प्राइमरी की करंट। अगर ये 100% है मींस 1 हो गया इसका, तो बेटा VS अपॉन VP इज इक्वल टू यहां से हो गया IP अपॉन IS। अब मुझे IP की वैल्यू निकालनी है, तो VS कितना दे रखा है, 12 वोल्ट डिवाइडेड बाई VP कितना दे रखा है, 220 वोल्ट इनटू IS। बेटा IS यहां से निकाल सकते हैं अपन, IS यहां से कैसे निकालेंगे, P इज इक्वल टू V इंटू I। तो यहां से I की वैल्यू आ गई P अपॉन V। तो P की वैल्यू कितनी है, चलो यहीं रख देते हैं डायरेक्ट, P अपॉन V। P कितना दे रखा है बेटा, 60 डिवाइडेड बाई V कितना दे रखा है, 12। इसे सॉल्व करो, 12 से 12 कैंसिल और 2 से 0 कैंसिल, ये आया 6/22। जब इसे सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, 0.27। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लाइट ट्रेवल्स
a distance x in time t1 in air and 10x in time t2 in another denser medium. कौन सा मीडियम बेटा? डेंसर मीडियम. व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर दिस मीडियम? तो आपको पता है क्रिटिकल एंगल साइन थीटा सी वो क्या होता है? म्यू रेयरर मीडियम का डिवाइडेड बाई म्यू डेंसर मीडियम का. और हम जानते हैं कि म्यू इज इक्वल टू होता है सी बाई वी. इट मीन्स म्यू वी के इनवर्स प्रोपोर्शनल में रिलेशन में है. तो बेटा म्यू आर बाई म्यू डी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं वी डेंसर डिवाइडेड बाई वी रेयर. अब वी डेंसर की वैल्यू कितनी है? तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू वी डेंसर कितना हुआ बेटा? डेंसर मीडियम में आपको पता है वेलोसिटी क्या होगी? डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम. इसे स्पीड भी बोल सकते हैं. तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम. डिस्टेंस कितनी है डेंसर में? 10x डिवाइडेड बाई टाइम कितना? t2. उसके बाद डिवाइडेड बाई रेयरर में कितनी स्पीड है बेटा? तो स्पीड कितनी है? x बाई t1. x बाई t1. जब इसे सॉल्व करेंगे x से x कैंसिल तो आंसर आया 10t1 डिवाइडेड बाई t2. तो यहाँ से थीटा सी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? साइन इनवर्स 10t1 डिवाइडेड बाई t2. तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. The magnetic energy stored in the inductor 4 microhenry and current 2 ampere. तो बेटा ये तो इजी है. कैसे? एनर्जी U बराबर कितना होता है? हाफ एल आई स्क्वायर. कितना होता है? हाफ एल आई स्क्वायर. एल क्या होता है? ये इंडक्टेंस. तो हाफ इंटू एल की वैल्यू कितनी बेटा? 4 माइक्रो मतलब 10 टू की पावर -6. आई स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर. तो ये कितना हुआ? एक कैंसिल हो गया तो कितना आया बेटा? 8 माइक्रो जूल. तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो. द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी. बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सियल वेक्टर. और एक्सियल वेक्टर्स की डायरेक्शन हमेशा अलोंग द एओआर होती है. एओआर मींस एक्सिस ऑफ रोटेशन. अलोंग द रेडियस गलत. अलोंग द रेडियस टूवर्ड. अलोंग द टेंजेंट गलत. अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा. नेक्स्ट देखो. अ कार्नोट इंजन हैज एन एफिशिएंसी 50%. एफिशिएंसी 50% है व्हेन इट्स सोर्स इज एट, सोर्स का टेम्परेचर 327 डिग्री सेल्सियस दे रखा है. द टेम्परेचर ऑफ सिंक का टेम्परेचर होता है बेटा T2. एफिशिएंसी कितनी होती है? नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1. अब बेटा ये 50% दे रखा है. 50% का मतलब 1/2. तो 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 फाइंड करना अपन को. T1 कितना दे रखा है? 327. जब 327 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 327 को कितना होगा बेटा? 600. तो 600 केल्विन आ गया. 600 केल्विन जब यहाँ रखेंगे, जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 1 को इधर लेके आएंगे तो -1/2 इज इक्वल टू माइनस T2 डिवाइडेड बाई 600. उसके बाद T2 की वैल्यू आ गई हमारे पास बेटा कितना? 600 डिवाइडेड बाई मतलब 300 केल्विन. और 300 केल्विन का मतलब होता है 27 डिग्री सेल्सियस. ऑप्शन नंबर फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. Two bodies of mass m and 9m are placed at distance r. The gravitational potential on the line joining bodies where the gravitational field. बेटा आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किस पॉइंट पर 0 होती है. तो आपने देखा है कि अगर मान लो यहाँ ग्रेविटेशन की बात करें, ये m है और एक 9m है. ठीक है. मान लिया m से किसी x डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है. तो ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है. अगर ये x है और ये कितना है? r माइनस एक्स. ये कितना है बेटा? ये r माइनस एक्स. तो यहाँ पर हम ग्रेविटेशनल फील्ड 0 करने के लिए
डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा, आपने पढ़ा होगा कि वहीं पर नेट जीरो होगा जहां छोटे के पास जो चार छोटा हो या फिर छोटा मास हो। तो देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, रूट एम डिवाइडेड बाई रूट एम प्लस रूट 9m इंटू आर। तो यहां से देखेंगे रूट एम कॉमन ले कैंसिल हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 इंटू आर। इट मीन्स कितना हो गया, r बाई 4। तो बेटा x की वैल्यू आ गई हमारे पास r बाई 4, तो ये आ जाएगी 3r बाई 4। ठीक है, यहां पर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। अब तो आसान हो गया, ये m इस पॉइंट पर निकालना है। ये डिस्टेंस r बाई 4 है, ये डिस्टेंस कितनी है बेटा 3r बाई 4, और ये मास कितना है 9 है। चलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इसकी वजह से कितना होगा v1 और इसकी वजह से कितना होगा बेटा v2, तो दोनों को ऐड कर दें, v1 प्लस v2 इज इक्वल टू v। v1 की वैल्यू देखो माइनस g m डिवाइडेड बाई r बाई 4 प्लस इसकी वजह से कितना होगा बेटा माइनस g इंटू 9m डिवाइडेड बाई 3r बाई 4। तो 3r बाई 4 मतलब 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, मतलब ये कितना हुआ, यहां से माइनस 4gm बाई r माइनस ये कितना हो गया 12, हाँ 12gm बाई r। तो 12 और 4 16 माइनस 16gm बाई r। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हीकल ट्रेवल्स हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v एंड रिमेनिंग डिस्टेंस 2v, इट्स एवरेज स्पीड इज। बेटा एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला है v एवरेज, जब डिस्टेंस सेम हो तो v एवरेज क्या होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो v1 v2 करें तो 2, v1 कितना है बेटा v, v2 कितना है 2v डिवाइडेड बाई v प्लस 2v। तो आंसर आ जाएगा 4v बाई 3, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट देखिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सोप बबल। बेटा अगर यहाँ पर लिक्विड ड्रॉप दे रखी होती तो फ्री सरफेस का एरिया सिर्फ एक ही होता सिंगल, क्योंकि एक ही बाहर वाली फ्री सरफेस होती, लेकिन यह सोप बबल दे रखा है तो दो फ्री सरफेस है, और सरफेस टेंशन के अंदर जितनी भी फ्री सरफेस होती है उसकी का एरिया लेंगे। देखो तो सरफेस एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, E बराबर सरफेस टेंशन इनटू फ्री सरफेस का एरिया। फ्री सरफेस का एरिया कितना होगा बेटा, दो सरफेस एरिया होंगी मतलब 2a। तो T की वैल्यू यहां से रखें 0.03 इंटू 2 इंटू A की वैल्यू रखेंगे 4 पाई r स्क्वायर। r कितना दे रखा है बेटा 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो और इसका स्क्वायर करो, तो ये कितना आया, ये आया 6 इंटू 10⁻⁻² इंटू ये अप्रोक्सीमेट 4 इंटू 3.14 अप्रोक्सीमेट 3 ले लें तो 12 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 12 और 6 तो इंटू 2 इसे सॉल्व करो, 4 इंटू 3.14 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻4। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन आएगा थर्ड 3.01। अप्रोक्सीमेट में भी कर सकते हो आप, 3.14 ना लेके 3 ले लें तब भी अप्रोक्सीमेट में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रे। बेटा एक्स रे मतलब EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए आपको लैम्डा बराबर SC/EV याद है ये फॉर्मूला। V क्या होता है वोल्टेज, तो बेटा लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, an AC source is connected to capacitor due to decrease in its operating frequency। ऑपरेटिंग मतलब AC की जो फ्रीक्वेंसी है उसको कम कर दिया
उसको कम किया और बेटा कैपेसिटर कनेक्ट है सिर्फ, आपको पता है अगर कैपेसिटर कनेक्ट है और यहाँ ये जो AC की फ्रीक्वेंसी है उसको क्या किया, डिक्रीज किया। जब भी बेटा करंट फ्लो करेगी तो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC वो कितना होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन ओमेगा सी। एक मिनट, 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा की वैल्यू अपन रख सकते हैं 1 अपॉन 2 पाई एफ इंटू सी। उसने कहा एफ कम कर दो, एफ कम कर दिया इट मीन्स एक्स ही बढ़ गया, और एक्स ही बढ़ेगा तो करंट कितनी होगी बताओ, V डिवाइडेड बाई एक्स ही। अब करंट घटेगी कि नहीं, जब एक्स ही बढ़ेगा तो बेटा करंट क्या हो जाएगी, घट जाएगी। कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीजेस, गलत है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बेटा इंक्रीज होता है। डिस्प्लेसमेंट करंट इंक्रीजेस, गलत है, डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीजेस, ये सही हो गया। कैपेसिटिव रिएक्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट भी नहीं रहता, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। In a series LCR circuit, the inductance L is 10 millihenry, capacitance C is 1 microfarad, resistance 100 ohm. The frequency at which resonance occurs. बेटा रेजोनेटिक फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो कितना होता है, F 1 अपॉन 2 पाई रूट LC, ठीक है। वैल्यू पुट करें 1 अपॉन 2, पाई की वैल्यू रख दें 3 रख दें या 3.14 रख दें, ठीक है, अप्रोक्सीमेट में ले सकते हैं अपन, इनटू 1 बाई रूट एल, रूट एल कितना दे रखा है 10 मिली हेनरी, 10 मिली हेनरी को मैं लिख सकता हूँ 10 टू की पावर माइनस 2, और 1 माइक्रो फेरेड मतलब 10 टू की पावर माइनस 6, ये कितना हुआ 10 टू की पावर माइनस 8, इसका अंडर रूट किया 10 टू की पावर माइनस 4, ऊपर गया तो ये आया 10 टू की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन आएगा 1.59 किलो हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ फंडामेंटल हार्मोनिक प्रोड्यूस्ड बाय ओपन पाइप दैट क्लोज पाइप। देखो बेटा सेम लेंथ दे रखी है, फ्रीक्वेंसी OOP के लिए, ओपन ऑर्गन पाइप के लिए कितना होता है B अपॉन 2L, ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। COP के लिए क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए B बाई 4L, ये क्वेश्चन नंबर 2। इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2:1 का, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, a bullet is fired from the gun the speed of 280 meter per second in the direction 30 degree above the horizontal maximum height attained by the bullet। बेटा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला U बाई स्क्वायर अपॉन 2G। अब U बाई क्या होता है, U साइन 30 दे रखा है, U साइन 30 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G। अब U कितना दे रखा है बेटा 280, 280 साइन 30 1/2 दे रखा है, इसका स्क्वायर किया अपॉन 2, G की वैल्यू कितनी 9.8। तो इसे अगर सॉल्व करें 140 140 इंटू 140 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8, तो ये कितना हो गया 7, और ये कितना हो गया 14, और 14 से 14 कैंसिल, ठीक है, 7 से ये 14 बार कैंसिल, और ये कितना हुआ सारा कैंसिल हो गया तो कितना बचा 1000। इट मींस मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी 1000 मीटर। नेक्स्ट देखिए, टू होलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r1 and r2, r1 is greater than r2 having equal charge। बेटा दो स्फीयर है, ठीक है, एक की रेडियस r1 है और एक की r2, दोनों पर चार्ज सेम है, तो आपको पता है पोटेंशियल क्या होता है k q बाई r।
अब बेटा जिसका आर बड़ा होगा उसका पोटेंशियल कम होगा और जिसका आर छोटा होगा उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो ज्यादा किसका होगा? स्मॉलर शेप वाले का। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नेट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। बेटा एलसीआर सीरीज सर्किट है तो जेड की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर या एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, आर कितना दे रखा है? सॉल्व करें इसे। आर कितना दे रखा है? 10, 10 का स्क्वायर 100 प्लस, अब एक्सी निकालें। एक्सी की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन ओमेगा सी। 1 अपॉन ओमेगा की वैल्यू कितनी? 2 पाई। एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 50 हर्ट्ज इंटू 50 2 पाई एफ इंटू सी। सी की वैल्यू दे रखी है बेटा 10 टू की पावर माइक्रो है तो ये 10 टू की पावर -6 और ये 10 टू की पावर -3 बचा। अब डिवाइडेड बाई पाई। ठीक है, माइनस उसके बाद में ओमेगा एल। ओमेगा कितना बेटा? 2 पाई एफ। एफ की वैल्यू कितनी? 50 इंटू एल की वैल्यू कितनी दे रखी है? 50 मिली। 50 मिली मतलब 50 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 10 टू की पावर -3 का होल स्क्वायर अब देखो पाई ने पाई को कैंसिल कर दिया, ये कितना हुआ? 100 मतलब 100 और ये 100 हुआ, ये 10 टू की पावर माइनस, ये बेटा 10 हो गया, 10 टू की पावर -1 बचा। तो यहां से क्या आ गया अपन का? आगे सॉल्व करो तो 100 प्लस ये कितना हो गया? 10 माइनस ये कितना हो गया? देखो ये कितना हुआ बेटा? पाई ने पाई को कैंसिल कर दिया, 25 हुआ, 25 इंटू ये 50 मतलब 5 हो गया तो इसका स्क्वायर। तो ये कितना हुआ बेटा? 5 का स्क्वायर 25 और ये 100 125 अंडर रूट 125 करेंगे हम तो 25 इंटू 5 तो 25 का रूट आ गया 5 तो 5 रूट 5। तो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट देखें, द एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन changes from 1200 rpm and 3120 rpm in 16 सेकेंड। बेटा ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आपको पता है एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई टी होता है। ठीक है, ओमेगा 1 क्या होता है? 2 पाई f2 माइनस 2 पाई f1 डिवाइडेड बाई टी। तो बेटा 2 पाई तो बाहर ले लो और f2 कितना है इसे सेकंड में आरपीएस में रखेंगे, 1200 डिवाइडेड बाई 60 तो ये कितना आ गया? 20 आरपीएस। ठीक है, और इसको 3120 डिवाइडेड बाई 60 ये कितना आ गया बेटा? 5 और 5 और ये 52 तो ये हो गया 52। तो बेटा 52 आरपीएस। ठीक है, 52 आरपीएस। अब 52 आरपीएस माइनस ये कितना हुआ बेटा? 20 डिवाइडेड बाई टी कितना? 16 हो गया। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आया 10, डबल कर दें 104 पाई माइनस ये कितना? 40 पाई। ठीक है, ये कितना आया? 40 डिवाइडेड बाई 16 तो ऊपर कितना रहा? 64 पाई डिवाइडेड बाई 16 तो आंसर आया 4 पाई के बराबर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखो, a biconvex lens has radii of curvature 20 centimeter each if the refractive index material lens is 1.2 power of lens। बेटा पावर ऑफ लेंस क्या होता है? P बराबर 1 बाई एफ और हमें पता है लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? 1 बाई एफ की वैल्यू म्यू लेंस डिवाइडेड बाई म्यू मीडियम -1 इंटू 1 अपॉन
R1 माइनस 1 अपॉन R2। बट आपको पता है ये बाई कॉन्वेक्स दे रखा है, तो अगर एक R1 की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो दूसरी की नेगेटिव ले लेंगे तो ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा ये। तो बेटा पावर कितनी हो गई, म्यू, मीडियम तो 1 दे रखा है, लेंस का दे रखा है 1.5 माइनस 1 इंटू 1/R1, 1/R1 कितना 1/R माइनस, और ये भी नेगेटिव तो 1 माइनस R, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब ये पॉजिटिव हो गया तो कितना आया बेटा, यहाँ से ये 0.5 बचा, 0.5 का मतलब 1/2 इंटू ये कितना 2/R, तो 2 ने 2 को मार दिया। अब बेटा R की वैल्यू कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, बट मीटर में लेंगे तो 1/20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर को मीटर में तो 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा प्लस। अब बेटा पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि ये कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कैसी होगी पॉजिटिव, तो ये आ गया आंसर सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन थिन यूनिफॉर्म डिस्क पासिंग थ्रू इट्स सेंटर नॉर्मल टू इट्स प्लेन एंड द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द डिस्क अबाउट द डायमीटर। आपको पता है कि अगर ये डिस्क मैंने बनाई तो इसके अबाउट मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बेटा I1 mr²/2, और डायमीटर के अलोंग कितना होता है I2, उसको अपन लिख सकते हैं mr²/4। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है √I/m, तो √I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों को डिवाइड करके मतलब K1/K2 इज इक्वल टू √I1/√I2, तो ये कितना आ गया 2/1 का, मतलब इसको इससे डिवाइड करें, सॉरी mr², तो ये आया बेटा √4 डिवाइडेड बाई 2, √4 डिवाइडेड बाई 2, तो रूट आया बेटा √2/1, तो ऑप्शन आ गया ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 25 में कहा है अ सेल ऑफ मास m इज एट रेस्ट इनिशियली एक्सप्लोड्स इनटू, मास का रेशियो ये गिवन है। अब बेटा मास का रेशियो ये गिवन है, तो देखो m1 m2 m3 का रेशियो है 2:1, ठीक है। तो मान लिया इनिशियल में टोटल मास कितना था m, ठीक है। जैसे ये एक्सप्लोड होगा, इसका मास m था, इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी 0, ये 3 पार्ट में टूट गया, 3 पार्ट में टूटा तो बेटा तीनों पार्ट्स के मास क्या होंगे, रेशियो को डिवाइड कर दो, इसका मास कितना होगा, इसका 2 डिवाइडेड बाई 2 2 4 5, तो ये हुआ 2/5 m, इसका मास कितना हुआ 2/5 m, और इसका मास हुआ m/5। चलो तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देते हैं, इनिशियल मोमेंटम कितना था 0 बराबर फाइनल में इसका मोमेंटम कितना, ये बेटा दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर गई, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब अगर एक जे कैप में गया तो मैं ऐसे मान सकता हूँ ये आई कैप में, वो भी सेम स्पीड से, ये भी v से और ये भी v से, तो क्या बोल सकता हूँ 2m इसका मोमेंटम बाई 5 v जे कैप प्लस 2m बाई 5 v आई कैप प्लस m/5 v, ये हमको बेटा फाइंड करना है। तो इसको जब अपन इधर लाएंगे तो हमें पता है -2m v/5 j कैप -2mv/5 i कैप बराबर m/5 v, m/5 कैंसिल हुआ तो यहाँ से बेटा कितना आया 2v -2v j कैप -2v i कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2√2v।
तो थर्ड ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हो गया? सेकंड ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट सवाल देखें। देखो, a long solenoid of radius 1 mm has 100 turns per millimeter. If 1 ampere current flows in the solenoid, the magnetic field strength, बेटा मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सोलेनॉइड के अंदर, तो V बराबर कितना होता है? म्यू नॉट एन आई। अब यहाँ पर एन दे रखा है, एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं 100 डिवाइडेड बाई लेंथ कितनी? 10 टू की पावर -3 मीटर। तो ये कितना होगा ऊपर जाके? 10 टू की पावर 5, ये हो गया बेटा 10 टू की पावर 5। अब चलो यहां रख देंगे, यहां वैल्यू रखेंगे तो b इज इक्वल टू मी नॉट की वैल्यू कितनी? 4 पाई इंटू 10 टू की पावर -7, n की वैल्यू कितनी? 10 टू की पावर 5, i कितना दे रखा है? 1 एम्पियर। तो यहां से सॉल्व करोगे 4 पाई को क्या लिख सकते हैं? लगभग 12.5, 12.5 इंटू ये कितना? 10 टू की पावर -2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? फर्स्ट। नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट देखो, a light ray falls on a glass surface, refractive index √3 at an angle 60 degree. Incident angle कितना है बेटा? 60 degree. The angle between the refracted and reflected rays would be. देखो ये कोई सरफेस है, ठीक है, ये नॉर्मल, यहां से एक लाइट इंसिडेंट हो रही है 60 डिग्री के एंगल पर, रिफ्लेक्ट होगी कितने एंगल पर? 60 डिग्री पर, रिफ्रैक्ट भी होगी, और इस एंगल की मैं निकाल सकता हूं क्योंकि म्यू दे रखा है इसका कितना? √3, और इसका म्यू कितना दे रखा है? 1। तो स्नेल्स लॉ से 1 sin 60 डिवाइडेड बाई म्यू, म्यू कितना दे रखा है? √3 इंटू साइन आर। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? √3/2, और ये √3 इंटू साइन आर। अब बताओ √3 ने √3 को मार दिया, साइन आर बराबर 1/2, तो आर की वैल्यू कितनी आई? 30 डिग्री। इसका मतलब ये कितना हुआ बेटा? एंगल 30 डिग्री। अब आपको पता है ये पूरा कितना होगा? 180, 180 में से 30 प्लस 60 90 माइनस कर दो तो आंसर आएगा 90 डिग्री। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द सोप बबल एक्सपेंड मतलब उसका साइज इंक्रीज हो रहा है, द प्रेशर इनसाइड बबल। देखो बेटा बबल का आपने एक्सेस प्रेशर पढ़ा है, अगर इसकी रेडियस आर है तो आपको पता है पी एक्सेस इज इक्वल टू कितना होता है? 4t/r। अगर ड्रॉप होती तो 2t/r हो जाता। तो उसने बोला एक्सपेंड्स मतलब आर इंक्रीज हो रहा है, तो पी क्या होगा? डिक्रीज। डिक्रीज मतलब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन लाइट प्रोपोगेट्स through a material medium of relative permittivity SLR और relative permeability mu r, the velocity v, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, देखो तो v इज इक्वल टू c अपॉन √mu r एप्सिलॉन r। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? थर्ड। फॉर्मूला बेस ज्यादा है बेटा। द डायमेंशनल m1 l1 t-2 a-2 बिलोंग्स टू द, देखो इनका हमको चारों का निकालना पड़ेगा। आपको पता है सेल्फ इंडक्टेंस मतलब इंड्यूस्ड, इसके लिए देखें इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? LdI/dt। अब LdI/dt यहां से L का निकालें, L बराबर ये हो जाएगा वोल्ट और ये हो जाएगा टाइम डिवाइडेड बाई ये हो जाएगी करंट। अब वोल्ट को क्या लिख सकते हैं? W/Q इंटू आई इंटू टी। अब बेटा W में क्या हो रहा है? देखो यही जिससे आप पता लगा सकते हो, न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। यहां पर I इंटू टी, टी एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहां पर न्यूटन इंटू मीटर, जबकि यहाँ ये किसका दे रखा है? m1 l1 t-2 फोर्स का केवल, तो मतलब इसका नहीं हो सकता। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी देखो, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी अगर देखें तो अपन ऐसे बोल सकते हैं, देखो आपको पता है कि B का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है म्यू नॉट H के बराबर,
किसके बराबर होता है बेटा, म्यू नॉट एच। ठीक है, ये होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन, और ये होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये होता है परमिएबिलिटी। तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होगी, तो बेटा बी बाई एच। आपको पता है बी की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, और ये म्यू नॉट इंटू इसकी होती है एम्पियर पर मीटर। देखो मीटर ने मीटर कैंसिल कर दिया, इधर आया तो ये आया न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, और न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं m1L1T-2, ये ऊपर जाएगा माइनस, तो ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट सवाल देखो, द ग्राफ बिटवीन वेरिएशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल एंड मोमेंटम बेटा इजी है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन P means lambda is inversely proportional to P rectangular hyperbola। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, an ideal gas undergoes 4 different processes from same initial state as shown in figure। Those processes are adiabatic, isothermal, isobaric and isochoric। The curve which represent the adiabatic, बेटा adiabatic का स्लोप कितना होता है, आइसोथर्मल से ज्यादा, गामा पी अपॉन वी, मतलब गामा टाइम। इसका मतलब इन दोनों में से आइसोथर्मल और एडियाबेटिक इन दोनों में से एक होगा, लेकिन जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो एडियाबेटिक, तो इसका स्लोप थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, तो ऑप्शन ये 2 हो जाएगा। 2 किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूवमेंट, बेटा 30 डिग्री दे रखा है 45, मतलब पहले इसकी वेलोसिटी v1 और उसके बाद इसकी वेलोसिटी v2, उसने बोला है ना रेस्पेक्टिव वेलोसिटी, तो मतलब 30 की वेलोसिटी पहले लेनी है। तो आपको पता है बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम v बराबर क्या होता है, dx बाई dt, और dx बाई dt बेटा बाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट लिया है और इस पर t लिया है, इट मींस इसको हम स्लोप से निकाल देंगे। क्या कर देंगे बेटा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, तो इसका स्लोप कितना हुआ बेटा, tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई tan 45। tan 30 कितना होता है 1/√3 और tan 45 कितना होता है 1, तो आंसर हो जाएगा 1/√3, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अ स्टूडेंट ऑब्जर्व 8 फ्रिंजेस इन सर्टेन सेगमेंट। सर्टेन सेगमेंट का मतलब स्क्रीन के सर्टेन सेगमेंट पर, और स्क्रीन का जो सर्टेन सेगमेंट है, मान लो इसमें n फ्रिंजेस, उसने 8 फ्रिंज देखी। आपको पता है बेटा इसको क्या कहते हैं, y, क्या कहते हैं y, और y की वैल्यू क्या होता है n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। अब सब कुछ कांस्टेंट है। देखो 600 nm wavelength of issue is used if the wavelength light change to 400 nm, then the number of fringes he would observe the same region। सेम रीजन का मतलब ये चेंज नहीं किया, तो y कांस्टेंट है, बस क्या चेंज किया, n चेंज किया, और क्या चेंज किया बेटा लैम्डा, तो क्या ये कांस्टेंट, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ n लैम्डा बराबर कांस्टेंट, तो क्या बोल सकता हूँ बेटा n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा 2। तो यहाँ से अपन को n2 निकालना है, तो n2 बराबर n1 कितना है 8 इंटू लैम्डा 1 कितना है 600 डिवाइडेड बाई ये कितना है 400, इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 12। नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। क्वेश्चन नंबर 35, द पीक वोल्टेज, बेटा आपको पता है Vrms की वैल्यू होती है V0/√2, तो √2 को इधर मल्टीप्लाई करो तो √2 टाइम्स ऑफ RMS, √2 टाइम्स ऑफ द RMS वैल्यू ऑफ सोर्स, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 36, इफ द इनिशियल टेंशन ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज डबल देन द रेशियो ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव। देखो आपको पता है ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी क्या होती है, √T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। T मतलब टेंशन, क्या होती है बेटा √T के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। अब उसने कहा सीधा है कि टेंशन क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो V1 अपॉन V2 का रेशियो कितना हो जाएगा, पहले T था उसके बाद कर दिया 2T, तो आंसर आ जाएगा 1/2, तो ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखो
As the temperature increases the electrical resistance मतलब R की वैल्यू आपको पता है बेटा, R के लिए मतलब कंडक्टर्स के लिए अल्फा प्रतिरोध तापीय गुणांक मतलब थर्मल रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट फॉर टेम्परेचर या थर्मल कोएफिशिएंट फॉर रेजिस्टेंस। अपन ऐसे बोल सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू कंडक्टर के लिए क्या होती है, पॉजिटिव, और सेमीकंडक्टर के लिए होती है नेगेटिव। ये पहले भी आ चुका है। तो डिक्रीजेस फॉर द, कई बार नीट में आ चुका है, डिक्रीजेस फॉर द कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स इंक्रीज, गलत है। इंक्रीजेस फॉर द कंडक्टर्स बट डिक्रीजेस फॉर द सेमीकंडक्टर्स, ये ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड। इंक्रीजेस फॉर द कंडक्टर्स बट डिक्रीजेस फॉर सेमीकंडक्टर्स, ये डायरेक्ट है बेटा। नेक्स्ट देखो, a body of mass 60 gram experiences a gravitational force 3 Newton when placed at a particular point. The magnitude of the gravitational field intensity, आपको पता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी IG बराबर उसे किससे डिनोट करते हैं, F डिवाइडेड बाई M। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है तो F बाई M, बट हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो देखो, तो 3 कितना हो गया, न्यूटन हो गया, मतलब फोर्स हो गया, और 60 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करो तो ये कितना हो गया, 3/60, ऊपर कर दो 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आया, 50 न्यूटन पर किलोग्राम। तो पहला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस, आपको पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 90 डिग्री पर यानी परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, द कॉपर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर रेडियस 10⁻⁻² upon root pi has electrical resistance 10 ohm. The current density in the strength of 10 volt per minute, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है बेटा। आपको पता है ओम्स का रियल लॉ यही तो है, J बराबर सिग्मा E। ठीक है, अब सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, 1/रो लिख सकते हैं कि नहीं, 1/रो। तो J हमको निकालना है, ये E बाई रो, रो को क्या लिख सकते हैं बेटा, रो L बराबर रो L बाई ए बराबर R, तो रो को क्या लिख सकते हैं, RA बाई L। तो यहाँ पर रखें RA बाई L, L ऊपर चला गया तो बाकी की वैल्यू दे रखी है, E कितना 10, L कितना 10 डिवाइडेड बाई R कितना 10 इनटू एरिया कितना पाई R स्क्वायर, एरिया दे रखा है पाई R स्क्वायर, R स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हुआ 10⁻⁻⁴, और ये क्या हो गया 1/पाई, पाई ने पाई को मार दिया तो ये कैंसिल हुआ, ये कितना हुआ 10⁵, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। देखो बेटा, अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और सेम टाइम इंटरवल में डिस्टेंस का रेशो याद भी होता है, जैसे मान लो ये टी ये भी टी, ठीक है। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तीन कंडीशन है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और सेम टाइम इंटरवल हो, तो डिस्टेंस का रेशो क्या आता था 1, 3, 5, 7 कर सकते हैं। देखो इसके लिए अगर लेके ये S1 ले लूं और ये ले लूं S2, तो बेटा यहां से यहां तक के लिए S1 बराबर कितना आया, हाफ a² इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब इस पूरी के लिए लगाएंगे क्योंकि हमें यहाँ वेलोसिटी निकालना ही नहीं है, यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे, तो S1 प्लस S2 बराबर हाफ a, इस बार t कितना हो जाएगा 2t, तो 2t का स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, S1 की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो ये 4t² हुआ, तो S1 प्लस S2 ये कितना हुआ हाफ a इंटू 4t², तो हाफ a² बेटा इसको इधर ले जाएंगे तो S2 की वैल्यू कितनी होगी आपको पता है, S2 की वैल्यू होगी हाफ a इंटू 4t² माइनस हाफ a t²।
तो 4 में से 1 गया, जब कितना 3 इंटू हाफ AT²। अब यहीं से देख लो, हाफ AT² कैंसिल, पहला ही ऑप्शन कितना है 1 3, ऐसे बेटा 5 7, तीसरा करें मान लो S3 और ले लें टाइम T, तो फिर तीनों के लिए लेंगे, ऐसे ऑप्शन आ जाएगा 1 3 5 7, ऑप्शन नंबर सेकंड। ये डायरेक्ट याद होनी चाहिए बेटा, है ना। नेक्स्ट देखो, एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट विद अ मैक्सिमम लोड 2000 किलोग्राम लिफ्ट प्लस पैसेंजर भी है उसमें, इज मूविंग अप विद अ कांस्टेंट स्पीड गिवन है, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन, फ्रिक्शनल फोर्स भी अपोज कर रहा है, द मिनिमम पावर की वैल्यू होती है बेटा F.V। अब आपको पता है कि अगर ये लिफ्ट है और इसमें 2000 मास है, 2000 है, तो बेटा नीचे वेट हो जाएगा 20,000 न्यूटन, और अपोजिंग फोर्स भी है, तो जब ये ऊपर जा रही है 1.5 मीटर पर सेकंड से, तो अपोजिंग फोर्स भी नीचे, वो कितना बेटा 3000, तो टोटल अपोजिंग फोर्स कितना हो गया 23,000, तो पावर हो जाएगी F 23,000 इंटू V कितना 1.5, इसे जब सॉल्व करोगे तो कितना आया 34,500, तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रीजन असर्शन वाला सवाल है, स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग डिटरमाइन बाय द शियर मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल ऑफ स्प्रिंग, बिल्कुल सही है। रीजन क्या है कि स्प्रिंग, ये जो शियर मॉड्यूलस है ये किसको शो करता है बेटा, ये करता है आप ऐसे बोल सकते हो स्प्रिंग की स्टिफनेस को, बिल्कुल सही है, स्टिफनेस को शो करता है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब बात करें, अ कॉइल स्प्रिंग ऑफ कॉपर हैज मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन द स्टील, नहीं ये गलत हो गया, क्यों, क्योंकि आपको पता है यंग्स मॉड्यूलस स्टील का ज्यादा होता है, किससे, कॉपर से, इसलिए रीजन गलत और असर्शन सही। तो ऑप्शन में देखें, बोथ A and R ट्रू, नहीं A is true and R is false, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू ट्रांसपेरेंट मीडियम A और B जिनमें वेलोसिटी दे रखी, स्पीड दे रखी है, ये रिस्पेक्टिवली, द क्रिटिकल एंगल फॉर द, वही है बेटा क्रिटिकल एंगल साइन थीटा C बराबर क्या होता है म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर, और म्यू रेयर आपको पता है म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो आप बोल सकते हो V डेंसर डिवाइडेड बाई V रेयर, और डेंसर कौन सा जिसमें स्पीड कम हो, तो 1.5 इंटू 10 टू की पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू की पावर 8 डिवाइड किया, तो ये कितना है बेटा 3/4, 3/4 का मतलब 0.75, तो साइन थीटा बराबर 0.75, तो साइन वो थीटा की वैल्यू कितनी होगी साइन इनवर्स 0.75, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट देखो, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस दे रखा है इतना, चार्ज बाह्य खुली, ये सिंगल दे रखा है बेटा, एक ही है, तो 100 वोल्टेज आ जाएगा इस पर। ठीक है, चार्ज कर दिया, अब इसको चार्ज करके फिर अनचार्ज से कनेक्ट कर दिया, कनेक्टेड अनचार्ज कैपेसिटर, अनचार्ज कैपेसिटर। ठीक है, तो आपको पता है VCM वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, और वैसे भी देख के बता सकते हैं दोनों आइडेंटिकल है, तो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, तो 50 वोल्ट इसका आ जाएगा बेटा, और 50 वोल्ट, चाहो तो ऐसे कर सकते हैं VCM बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, सब C सेम है, तो आप 50 वोल्ट इसका 50 वोल्ट इसका, अब बस इसकी और इसकी टोटल एनर्जी ऐड कर देनी है, हाफ उसकी कितनी C, बेटा एक साथ ही ले लेता हूँ C और C, 2C इंटू V कितना 50 का स्क्वायर, क्योंकि वोल्टेज 50 हो गया, तो रख दो, अब हाफ से आप ये कैंसिल हो गया, ठीक है, तो इसे रहने दो, तो C कितना हुआ 900 पिको मतलब 10 टू की पावर -12, और इंटू 50 का स्क्वायर, 50 इंटू 50, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर आएगा सेकंड। ठीक है बच्चों, ये हुआ आपका MT15 का सॉल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बेस्ट ऑफ लक।